Welcome, guys, to Financial Management, chapter number 7, Investment Decisions. Okay? आपके total 6 chapters हो चुके हैं. I think you are very comfortable in all these 6 chapters. Okay? So shall we start from the 7th? अभी 3 chapter बचे. 7th, 8th, 9th. 7th is investment decision. 8th is dividend decision. 9th is working capital management. Working capital management में 5-6 यूनिट्स रहेंगे अलग अलग. तो सुनो, तो वो अपन वहां पे पढ़ेंगे. तो चैप्टर कितना भी बड़ा दिखे, उसमें बेसिकली 6 यूनिट्स है. सो अगर इंडिविजुअल यूनिट की साइज कैलकुलेट करते हैं तो वो छोटा है. समझ रहे हो मेरी बात? तो उसकी कंसेप्ट भी उस तरीके से क्या है, छोटी है. तो टेंशन लेने की चीज नहीं है. तुमको सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक होगा तो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. क्या रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, फिर अपन चैप्टर में घुस जाते हैं. क्या रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्ट करना है नहीं करना, और करना है तो कितना करना है, ठीक है, और हाँ कैसे करना है. नहीं, कैसे करना है तो अपन ने देख लिया. अभी करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है तो अपना डिसाइड हो गया ना, कहाँ करना है. एक चीज बोलता हूँ, बहुत नॉर्मल चीज है. आप एक आइसक्रीम पार्लर और केक शॉप चालू करने जा रहे हो. क्या? आइसक्रीम पार्लर और केक शॉप एक साथ आप चालू करने जा रहे हो. क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा? फ्रीज लगेगा, शॉप लगेगा. शॉप रेंटेड भी आ सकता है. शॉप की जरूरत थोड़ी है. शॉप रेंटेड भी आ सकता है, हाँ है ना. फर्नीचर लगेगा, अदर फर्नीचर, फ्रीज, डीप फ्रीज, जो भी है. यस, ये सब लगेगा. क्यों लगेगा? टू स्टार्ट अ बिजनेस. उसके बाद लगेगा वर्किंग कैपिटल. क्या लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि हाँ, रूटीन स्टॉक परचेस करना है, बेचना है, उधार माल देना है, नहीं देना है, बहुत सारी चीज आएंगी उसमें. ये हो गया नॉर्मल ट्रेडर के लिए. अगर मेरी कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरर, मैं इसका मदरबोर्ड बाहर से बना के ले रहा हूं एट सम XYZ प्राइस. आई वांट टू इन्वेस्ट द मनी in the plant where I can manufacture my own motherboards. अभी मदरबोर्ड बनाने के लिए मुझे मशीनरी चाहिए, प्लांट सेटअप चाहिए. इसका मतलब, सही बात है, मुझे बल्क इन्वेस्टमेंट लगेगा. चलो मैंने वो सोर्स भी देख लिया कि जहां से मैं इन्वेस्टमेंट अवेलेबल कर रहा हूं, हाँ या ना. ये तो रूटीन लगने ही वाला मेरे को, क्योंकि मेरी कंपनी बड़ी है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको मैं जो पैसे दे रहा हूं पर यूनिट ऑफ द मदरबोर्ड, और जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ द मदरबोर्ड, उसको मैं कंपेयर करूंगा. फिर मैं निकालूंगा मेरी कॉस्ट सेविंग. क्या निकालूंगा? व्हाट? पक्का? क्या रहती है कॉस्ट सेविंग? एग्जैक्टली, श्योर. जो मैं सामने वाले बंदे को दे रहा था और मैं खुद बना रहा हूं, उसमें क्या डिफरेंस है, ये मैं निकालूंगा. ऐसे में सालाना कितने यूनिट बनाऊंगा, उसके हिसाब से मेरा कैश फ्लो डिसाइड होगा. क्या डिसाइड होगा? कैश इनफ्लो. ये कैश इनफ्लो मैं आज नहीं कमा रहा हूं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितना मेरा प्लांट का सेटअप का लाइफ है उतने साल में कमाऊंगा, हाँ या ना. तो मुझे जो रिकवरी है, कैश इनफ्लो है या कॉस्ट सेविंग है, उससे मेरे को क्या निकालना है? टूडेज करंट इन्वेस्टमेंट. आज मैं जो 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं प्लांट में,
ये जो मदरबोर्ड है ये बना के जो मेरी सेविंग होगी वो सेविंग से वो मैं इनफ्लो करके कंसिडर करूंगा और उससे मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मेरे को परवड़ रहा है नहीं परवड़ रहा है देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सेकंड वे, मैं कोई मैन्युफैक्चरर नहीं पर मैं मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं। अभी जो मैं बेचूंगा मैं क्या करूंगा, बना के बेचूंगा, उससे मेरे सेल्स रेवेन्यू आएंगे, उससे मेरी कॉस्ट क्या होगी, लेस होगी। जो मेरा रेवेन्यू है वो रेवेन्यू मेरे को 10 साल मिलेगा 8 साल मिलेगा। आई विल एस्टिमेट माई रेवेन्यू, फ्यूचर कैश इनफ्लो। वो फ्यूचर कैश इनफ्लो को मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद आई विल गेट टू नो कि वेदर मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो फिजिबल है कि नहीं है। सो नया प्रोडक्शन चालू करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नया दुकान चालू करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नया कुछ करने जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पुराने में कुछ बदलाव कर रहा हूं जिससे मेरी कॉस्ट सेविंग होने वाली है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पुराने में एक्सटेंशन करने जा रहा हूं जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ने वाला है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप समझ रहे हो मेरी बात। अभी ये क्या हो गया, तुम्हारा कैश फ्लो तुम कंपेयर करोगे किसके साथ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि नहीं। तुमको 10 साल बाद पैसे आ रहे, अरे लेकिन 10 साल बाद पैसे का आज का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। सो पहले प्लेन निकालेंगे, फिर डिस्काउंटिंग के साथ निकालेंगे। डिस्काउंटिंग के साथ निकालने के बाद अपने को पता चलेगा कि मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आई विल गो फॉर इन्वेस्टिंग डिसीजन। समझ रहे हो। तो ये टॉपिक बहुत आसान है। तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मैं आज क्या झक मारा रहा हूं और कल मैं क्या करने की सोच रहा हूं। तो तुमको दिमाग लगाना है। अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है तो आसान क्वेश्चन तो तुम दिमाग लगा लोगे, नया चालू करना है, भाई ये इन्वेस्टमेंट है, इतना इतना रेवेन्यू आने वाला है, खर्चा जाके इतना इतना प्रॉफिट बचने वाला है, खत्म। हाँ है ना। बट बट टैक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी मेरी कॉस्ट है लेकिन इट इज आफ्टर टैक्स, सो टैक्स बेनिफिट के बारे में सोचना है, डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना है। तुम्हारा नेट कैश फ्लो दिया होगा, नेट कैश इनफ्लो, अरे नेट कैश इनफ्लो इज आफ्टर गोइंग एवरीथिंग। तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है, लेस करना है, डेप्रिसिएशन क्या है, इंटरेस्ट लेना है नहीं लेना, ये सारे डिसीजंस अपने को लेने पड़ेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तुमने आईआरआर निकाला था कि नहीं निकाला था, किसमें, वर्किंग कैपिटल में, ये सुन नो। अरे कैपिटल स्ट्रक्चर में आईआरआर निकाला था कि नहीं निकाला था, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में अपन ने। अब ये आईआरआर यहां पे निकालना पड़ेगा, दिस इज द फोर्थ मेथड। क्यों, अपने को आरओआई कितना है वो निकालना पड़ेगा कि नहीं। देख मेरा कैश इनफ्लो है और मेरा कैश आउटफ्लो है, उसको मेरे को इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करना पड़ेगा मतलब जीरो जीरो करना है, ये सुन नो। फिर वो 10% से हो रहा है, 15% से हो रहा है, 20% से हो रहा है, 18% से हो रहा है, मतलब दैट विल बी माई आरओआई। तो अलग अलग मेथड्स है यहाँ पे, एक 4-5 मेथड्स है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कंपेयर कर रही है, जिससे अपने को देखना है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट, वेदर आई शुड इन्वेस्ट और आई शुड बाय। मदरबोर्ड के केस में वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट और नॉट। तो ये सारे डिसीजंस अपने को लेने के हैं। हाँ या ना, पक्का। सो इसमें ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, ये सबसे आसान टॉपिक है। बेसिकली सिर्फ तुम्हारे लॉजिक्स और कॉमन सेंस क्लियर चाहिए।
क्या पूछा है, क्या देना है, किस तरीके से देना है, कौन सा मेथड बोला है, कैसे सॉल्व करना है, खत्म। समझा? अभी अपन टॉपिक में जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स में दिया है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग फॉर अ बिजनेस एंटिटी, calculate cash flow in capital budgeting decisions and try to explain the basic principles for measuring the same. Discuss various investment evaluation techniques. पहला payback period, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। देख, पेबैक पीरियड में दो प्रकार के रहते हैं, एक नॉर्मल पेबैक पीरियड जिसमें डिस्काउंटिंग अप्लाई नहीं होगा, दूसरा डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। यहाँ पे नहीं दिया बट देयर आर टू टाइप्स। देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV जो मैंने अभी बताया, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके बाद IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद दिया है डिस्काउंटेड पेबैक एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR। बहुत ही आसान चीज है, पेबैक डिस्काउंटेड पेबैक निकल जाएगा, IRR MIRR निकल जाएगा, NPV कॉमन सेंस है, तुम जो डिस्काउंटिंग कर रहे हो उससे ही तुम्हारा क्या निकलने वाला है, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट लेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो ये सबसे आसान टॉपिक रहने वाला है, दिखता बड़ा है, आएगा भी 10 के ऊपर, लेकिन दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक, मेरी गारंटी। तुम्हारा FM पूरा इजी है, अगर तुम पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक दिल से करते हो तो FM में 50 आउट ऑफ 50 आ जाएंगे, एक मार्क नहीं जा सकता, सिर्फ तुम्हारा एक्यूरेसी चाहिए। वैसे ही कॉस्टिंग है तुम्हारा, अगर तुमने एक्यूरेटली 90-95 का पेपर लिखा और एक्यूरेसी तुम्हारी पूरी परफेक्ट रही तो वहां पे आप 85-90 आराम से कवर कर सकते हो। वैसे ही FM है, DT का भी वही हाल है, अगर एक्यूरेसी रही तो DT में भी तुमको क्या मिलते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। हाँ है ना? कोई दिक्कत? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अपन पूरा कॉन्सेंट्रेट होके सीखेंगे। चलो, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग, then discuss the advantages and disadvantages of the above mentioned evaluation technique। देख, कुछ एडवांटेजेस भी लेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी, वो अपने को डिस्कस करने, नॉर्मल थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कोई दिक्कत बेटा? समझा सबको? जाने का आगे? चलो घुसते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, क्या बेटा क्या दिया टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर कैश फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, आउटफ्लो कैसे लेना है, कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल केसेस। सेकंड में दिया है कैपिटल बजटिंग टेक्निक, पहला पे बैक पीरियड, उसके साथ ही अपने को पढ़ने का है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कितने साल में मेरी इन्वेस्टमेंट नील हो रही है। पे बैक नाम में दिया है, क्या? पे बैक मतलब जितना मैं पे कर रहा हूं कितने सालों में उसका मेरे को पूरा के पूरा पे बैक होगा। पहली है सिंपल पे बैक मतलब पे बैक पीरियड, जहां पे मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ लगा रहा हूं और मेरे को नेट प्रॉफिट के हिसाब से 3.5 साल में 1 करोड़ 1 लाख रुपया आ रहा, मतलब ऊपर आ रहा हूं मैं, मतलब मेरा पे बैक क्या हो गया, 3 साल 5 महीना 12 दिन 14 दिन 18 दिन, ये हिसाब से। डिस्काउंटेड पे बैक में कुछ नहीं करना, यही जो इनफ्लो है उसको डिस्काउंटिंग करना है और फिर उसको क्या करना है, क्यूमुलेटिव टोटल लेना है। जब मेरी क्यूमुलेटिव टोटल मैच हो जाएगी किसके साथ, आउटफ्लो के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ,
तो बेटा वो कितने साल में हो रही है देखने का, और उसको बोलेंगे अपन डिस्काउंटेड पेबैक। समझा? उसके बाद एआरआर बताऊंगा। एनपीवी, डिस्काउंटेड पेबैक जब निकालोगे अपने आप तुम्हारा एनपीवी निकलेगा। क्यों? क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ इनफ्लो लेस आउटफ्लो तुमको क्या देगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं है, क्यों झक मारने को कर रहे हो इन्वेस्ट? उसके बाद बेटा एआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, एमआईआर, ये अपने को सब कैपिटल बजटिंग टेक्निक सीखना है। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, सिर्फ रट्टा मत मारो, समझ के चलो। समझ के चलने के बाद तुमको इनपुट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको पढ़ते से ही क्लिक हो जाएगा, अरे ये इनपुट है। पक्का? चलो आगे चलते। इंट्रोडक्शन। इन द फर्स्ट चैप्टर वी आर डिस्कस्ड blah 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 थ्री इंपॉर्टेंट वन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पढ़ लो अब यार, टाइम पास मत करो ना। कैपिटल बजटिंग के तीन चीजें दी है इन्वॉल्व। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट आर स्ट्रेटेजिक टू बिजनेस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, एस्टिमेटिंग एंड इवेल्युएटिंग पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। क्या बोला था मैंने? तू जो कमाएगा उसमें से टैक्स तो जाएगा। तू जो नेट प्रॉफिट निकाल रहा है वो क्या है? दो, तू ध्यान से सुन। तेरा क्या क्या जाने वाला है? इंटरेस्ट भी जाने वाला है, तेरा डेप्रिसिएशन भी जाएगा, उसके बाद तेरा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट में से क्या जाएगा? टैक्स जाएगा। उसके बाद आएगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन उसके पहले जो खर्चे में नॉन कैश आइटम लिए तेरे को उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को कैश फ्लो निकालना है। रट्टा मत मारो, समझो। मेरे को क्या निकालना है? कैश फ्लो। अगर मेरे को कैश फ्लो निकालना है तो भाई मेरा टैक्स जाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से मेरे नॉन कैश आइटम और कैश आइटम ऐसे दो एक्सपेंडिचर जाएंगे। जो नॉन कैश आइटम की एक्सपेंडिचर है वो मेरे को ऐड बैक करने पड़ेंगे कि नहीं? क्योंकि उससे मेरा आउटफ्लो नहीं हो रहा है। समझ रहे हो क्या? तो वो मेरा कैश इनफ्लो है। अगर मेरा डिप्रिसिएशन का पोर्शन ज्यादा रहेगा तो मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली। तू बोलेगा क्यों? अरे साले अमोर्टाइजेशन जो भी कर रहा हूं मैं, अमोर्टाइजेशन वो मेरा खर्चा नहीं है ना, पर मैं टैक्स लेस कर रहा हूं। क्यों लेस कर रहा हूं? क्योंकि टैक्स इज माई आउटफ्लो। समझा? इसीलिए दिया है पोस्ट टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फॉर ईच ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड section of an investment proposal that maximizes the return to the selection of the क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दैट मैक्सिमाइज द रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। खत्म, यही तो टारगेट है। पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नेचुरल है बेटा। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए अपने को जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका वैल्यू तो हाई रहेगा, चिल्लर में धंधा चालू नहीं होगा। मेरा स्टेक क्या लगेगा? ऑन हायर साइड लगेगा। आई विल रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन द गिवन प्रोजेक्ट। ये सुनो, यही चीज बोला है पहले। अरे आया ना? उसके लिए मेरे को स्टडी और प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना, कि बेटा मैं इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को परवड़ेगा कि नहीं परवड़ेगा। खुली चीज है, वेदर माय डिसीजन इज प्रॉफिटेबल और नॉट, ये देखना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इट्स अ हाई वैल्यू डिसीजन। चालू चालू में तू स्टेपलर लेके आया, पेन लेके आया, पेंसिल लेके आया, ऐसी चीज तो है नहीं। लॉन्ग टाइम पीरियड, मतलब मेरे एस्टिमेशंस परफेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं आज का देख के नहीं कर सकता हूं।
मुझे लॉन्ग टर्म देखना है, हाँ या ना, क्योंकि ये मेरा डिसीजन आज के लिए नहीं है यार, ये मेरी फ्यूचर की पीढ़ियों का फ्यूचर, ये मेरे पीढ़ियों का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये शॉर्ट टर्म वाला डिसीजन नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी, सही बात है ना, एक बार कर दिया तो मैं मजाक है क्या, मैं पीछे हट सकता हूं क्या? तो वही बोला है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इरिवर्सिबल। एक बार कर दिए, once the decision is implemented it is very difficult and reasonably and economically not possible to reverse the decision। खत्म, कर ही नहीं सकते, कैसे रिवर्स करेगा तू? कौन खरीदेगा तेरी मशीनरी? आधे भाव में बेचना तेरे को परोड़ेगा क्या? बहुत सारी चीज है ना, इट्स इरिवर्सिबल। मतलब तूने डाल दिया, तू डाल दिया, गुद गया, तो डालने से पहले 10 बार सोच। उसके बाद कॉम्प्लेक्स डिसीजन, डेफिनेटली इट इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स एन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट which in fact is difficult to predict. Further, it is quite difficult to estimate the quantitative terms all the benefits or the cost relating to a particular investment decision। Difficult है, but अपन निकालेंगे, क्यों? प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, क्या बेटा? प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद इवैल्यूएशन, फिर सिलेक्शन, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर कंट्रोल एंड देन रिव्यू। पहली स्टेप क्या है? प्लानिंग। क्यों? कौन सा धंधा करना है, किस हिसाब से करना है कि नहीं करना है, उसमें गेन्स है कि नहीं है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? प्लानिंग। जियो लॉन्च करने से पहले प्लानिंग किया था, मूड हुआ और रातों रात जियो लॉन्च हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कौन से एरिया में ऑपरेट करना है, उसका मार्केट कितना बड़ा है, इन्वेस्टमेंट करना फिजिबल है क्या, कितना कस्टमर बेस अपन इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी एडमिन कॉस्ट क्या रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या रहेगी, अपनी मार्केटिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ये हर एक चीज देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब अपन ने जो डिसीजन लिया है कि यार ये सेक्टर में मेरे को पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अपना डिसीजन को इवैल्यू करना है, इवैल्यूएट करना है। मतलब क्या बेटा? दिस वाज इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रपोजल एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। यस और नो? उसके बाद बेटा सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब considering the returns and risk associated with the individual projects as well as cost of capital to the organization। किस तरीके से कैपिटल उठाएंगे, कहां से उठाएंगे, कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, किस रिसोर्स के साथ कितनी रिस्क एसोसिएटेड है, अपना ओन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, लोन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ये हर एक चीज अपने को देखना पड़ेगा, हाँ या ना? ओके। और उसमें भी सिर्फ अपना विजन क्या चाहिए? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, मतलब उनका वर्थ। क्यों? मैं खुद शेयर होल्डर हूं ना, तो मेरे को मेरी वर्थ बढ़ाने की है कि नहीं है? मतलब वेल्थ बढ़ाना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, लास्ट लाइन। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, अभी तुमने ये जो ऊपर सब किया, यस और नो, तो वो तुमको फंड्स एक्वायर करके इंप्लीमेंट करना। क्यों? इंप्लीमेंटेशन में तुमको एक्विजिशन ऑफ फंड्स भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, हर एक चीज है। यस ना? नेक्स्ट, मतलब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद फिफ्थ क्या है बेटा? कंट्रोल। अभी तुम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके साथ तुमको क्या करोगे? हर एक स्टेज पे तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं या एक्सपेक्ट किए, वो हिसाब से मेरा काम हो रहा है कि नहीं, वो हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, वो हिसाब से मेरा इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन चल रहा है कि नहीं, इसको मैं काउंटर चेक करूंगा। उसको क्या बोलते बेटा? कंट्रोल। कंट्रोल इज नथिंग बट वेरिफिकेशन ऑफ योर प्लान, लाइन ऑफ एक्शन एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन, कि मेरा इंप्लीमेंटेशन
मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो कहां पे डेविएशन आ रहा है, डेविएशन आ रहा है तो मुझे क्या प्लान चेंज करना पड़ेगा इमीडिएटली टू टू गेट द इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल एज पर माई प्लान। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल। हाँ या ना। देख, द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज मॉनिटर्ड with the aid of the feedback reports. These report will include capital expenditure progress report, performance report comparing actual performance against plan set and post completion audits. समझा? Now last is review. Review मतलब वही जो मैंने बोला, when the project terminates or even before, the organization should review the entire project to explain its success or failure. This phase may have implications of the firms for the firm's planning and evaluation procedure. Further, the review may produce ideas for new proposal to be undertaken in future. ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती मेरे को इसमें, कंसेप्ट क्लियर हो गए। टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। फर्म्स एग्जिस्टेंस के बेसिस पे तीन चीजें है। पहली चीज रिप्लेसमेंट और मॉडर्नाइजेशन, प्लांट को मॉडर्नाइज कर रहे। दो चीजें होगी, एक तो कॉस्ट सेविंग होगी और दूसरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जनरेशन होगा। क्या होगा? तेरे को कैश फ्लो से लेना देना है। रे मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो प्रोपोर्शनेट मेरे को कैश फ्लो आ रहे कि नहीं, ये हिसाब से ही करूंगा ना। मैं क्या येड़ा है क्या, मूड और इन्वेस्टमेंट कर दिया? नहीं ना, वो इन्वेस्टमेंट की वजह से मेरे को दो तरीके, देख मेरा धंधा चल रहा है तो मेरे को दो तरीके से बेनिफिट होगा। एक तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब एडिशनल कैश फ्लो, और कॉस्ट सेविंग। तो वो कैश, मेरा टारगेट ही क्या है, आउटफ्लो और इनफ्लो को मैच करना। अभी मेरा पुराना इनफ्लो तो था क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग यूनिट है बे, मेरा पुराना इनफ्लो था तो क्या एडिशनल आ रहा, तो आउटफ्लो कम होगा रेगुलर रिकरिंग वाला, या इनफ्लो भी बढ़ेगा, दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। सेकंड एक्सपांशन, एक्सपांशन में डेफिनेटली क्या होगा, मेरा इनफ्लो बढ़ेगा। थर्ड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब मैं कोई अलग लाइन चालू कर रहा हूं, मतलब मेरा एग्जिस्टिंग कैश फ्लो को इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, और उसके साथ मेरा नया क्या चालू हो रहा वो देखना पड़ेगा। देख तुम्हारी सोच वो हिसाब से चाहिए। क्वेश्चन में सब दिया रहेगा लेकिन तुम्हारी सोच तुमको ही डेवलप करनी पड़ेगी। जिसका कॉमन सेंस और सोच डेवलप हो गई बेटा, उसके लिए कॉस्टिंग, एफएम, डीटी, अकाउंट सब इजी है। जिसकी सोच ने मट्टी खाई, खत्म। क्या जरूरी है, तुम्हारी सोच डेवलप होना, चैप्टर के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से तुम्हारी सोच भागनी चाहिए। गलती से एक आधी लाइन में कुछ दिया होगा, वो लाइन अगर तुम इंटरप्रेट करने से चूके तो बेटा तेरा इनफ्लो कैलकुलेशन गलत हो गया। इनफ्लो कैलकुलेशन तू झक मारने को सॉल्व कर रहा प्रॉब्लम, फायदा क्या? तेरे को लगेगा उठते टाइम में पूरा परफेक्ट सॉल्व करके आया, अरे लेकिन तेरा बेस ही गलत था, फायदा होगा क्या? ये हिसाब से जाओ, कोई दिक्कत? तो तीन चीजें, एक तो रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। दूसरा एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। तीसरा कॉन्टिंजेंट डिसीजंस, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, अलग अलग। उसके बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट मतलब बनाना है नहीं बनाना है। मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को 1 लाख यूनिट्स का डे हर साल क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, उसके लिए तेरे को इतना इतना प्लांट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
तू करने को तैयार है क्या? तो मेरे को देखना पड़ेगा ना, उससे मेरे को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आ रहा है, मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या जा रहा है, उसका कैलकुलेशन करके मेरे को परवड़ रहा है कि नहीं परवड़ रहा है, वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट, वो डिसीजन मैं लूंगा। सो एक्सेप्ट और रिजेक्ट। हाँ या ना? देन कॉन्टिंजेंट डिसीजन, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट डिसीजंस। इसके बाद ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, उसको कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं। यस और नो मतलब क्या? मतलब सीधी चीज क्या है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड है मेरा डिसीजन, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, खत्म। तो ये टाइप के डिसीजन अभी ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस दिए। एक रिप्लेसमेंट मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, मैंने आपको समझाया, कोई दिक्कत? अरे मैं नई मशीनरी लगा रहा हूं जिससे मेरी कॉस्ट कम होगी, जिससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नेचुरली मेरा सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो नेचुरली मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। ये मॉडर्नाइजेशन डिसीजन है। सेकंड एक्सपांशन, मैं कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा हूँ। थर्ड डाइवर्सिफिकेशन, मैं नया मार्केट नई प्रोडक्ट लाइन चालू करने जा रहा हूँ, आया ना? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर मैं एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूं तो दूसरा नहीं कर सकता, तो पहला एक्सेप्ट करने के बाद मेरे को ज्यादा रेवेन्यू छूटेगा या दूसरा एक्सेप्ट करने के बाद ज्यादा, मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा ना दो ऑप्शन। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक तो ये नहीं तो ये। रहा या ना? दोनों को साथ साथ मेंटेन नहीं कर सकता। या मेरे पास तीन प्रोसेस आई होंगी, उसमें से ये 100% कर सकता हूँ, ये 80% कर सकता हूँ, ये 50% कर सकता हूँ, ये 70% कर सकता हूँ। ऐसा अगर दिया होगा तो मेरे को वो हिसाब से उसके कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, फिर मेरे को पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए क्या है बेटर है। तुम बोलोगे ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा? सिर्फ आई शुड बी ए गुड रीडर, गुड इंटरप्रेटर, और नेचुरली एप्लीकेशन तो मेरा अच्छा ही चाहिए। एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले डिसीजन देख लो तुम, ठीक है ना? उसके बाद कॉन्टिंजेंट डिपेंड डिसीजन, ये डिपेंडेंट रहेगा, बोला ना, अलग अलग सिचुएशन पे, प्रपोजल पे। नाउ स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर। पहला, एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो ओवर द एंटर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। नेचुरल है भाई, इसके बिना तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो ही नहीं सकता। देन इवेल्युएट ईच ऑफ द अल्टरनेटिव यूजिंग डिफरेंट डिसीजन क्राइटेरिया। थर्ड, determining the minimum required rate of return, that is WACC, to be used as discount rate। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मेरे को डिस्काउंटिंग रेट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो WACC है, मिनिमम। WACC तो कवर हो ना। तुम बोलोगे WACC मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकल रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस निकल रहा है, जो भी रहेगा, आया ना? बट मिनिमम WACC तो आना चाहिए। अकॉर्डिंगली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, एक एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो और दूसरा कैपिटल बजटिंग टेक्निक। एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो में क्या सिखाया जाएगा? जो मैंने सिखाया, नॉन कैश वाले आइटम ऐड करने पड़ेंगे। कैश वाला आइटम ही लेस करने पड़ेंगे। तो तुमको ऊपर से नीचे दिया होगा या नीचे से ऊपर दिया होगा, किसी भी चीज से देने दो, तुमको क्या निकालना है? कैश फ्लो, खत्म। ऊपर से नीचे मतलब सेल्स दिया होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट दी होंगी, तो तुम्हारा ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी में से आय जाएगा, आय में से टैक्स जाएगा, टैक्स जाने के बाद तुमको डिप्रिसिएशन वापस एड बैक करना पड़ेगा। या तुमको नेट प्रॉफिट दिया होगा पीएटी, उसमें से उल्टा घुस के तुमको नॉन कैश आइटम क्या करने पड़ेंगे? ऐड बैक करने पड़ेंगे। तो एक तो सीधा आओ नहीं तो उल्टा जाओ।
तो तुमने अभी तक क्या देखा था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी तुमको देखना पड़ेगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से पहले इंटरेस्ट लेस होगा और उसमें से टैक्सेस लेस होगा। अल्टीमेटली क्या रहेगा? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अदर amortization। क्योंकि वही कैश फ्लो अपने को चाहिए। नहीं समझा? क्या समझा? और बाकी क्या amortization ऐड के बैक करने, टैक्स जाने के और इंटरेस्ट जाने के बाद खत्म। तो यही क्या है बेटा? एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो। अब इसको मैं बहुत हार्ड लैंग्वेज में भी समझा सकता हूं, लेकिन अगर ये हार्ड है ही नहीं तो क्यों जाने का हार्ड लैंग्वेज में? प्रैक्टिकली जाओ। भाई धंधा है, धंधा चालू करना है, तो इतना इतना कैश फ्लो आने वाला है। सो कैश फ्लो में से जो जाने वाला है वो जाने दो। जो डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन वो कैश फ्लो में क्या जाने वाला खर्चा है क्या अपना? नहीं है। तू बोलेगे सर क्यों ऐड बैक करना? अरे साले तूने पहले आउटफ्लो ले लिया। अरे येड़े तूने पहले ही कैपिटल बजट इनका आउटफ्लो ले लिया ना, पहले साल, 0 साल में। तो बाद में उसका अमोर्टाइजेशन भी क्यों चाहिए तेरे को? वो तो इनफ्लो है ना, खत्म। नहीं समझा? अरे मैंने 10 करोड़ की मशीन खरीद ली, तो 0 साल में मैंने 10 करोड़ का आउटफ्लो ले लिया कि नहीं? आया ना? तो 1-1 करोड़ का डिप्रिसिएशन का वापस डिडक्शन क्यों? वो तो रिकवरी है ना, वो 10 करोड़ की 10 सालों में। समझा क्या? सो एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो, तो ये जो भी लिखा है उसमें से कैलकुलेटिंग ऑफ कैश फ्लो में मैं ए पे जाऊंगा। पहला डेप्रिसिएशन जो मैंने बताया, अरे बताया कि नहीं बताया? क्यों ऐड बैक करने का ये भी रीजन बताया। क्यों? अरे तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 100% डिडक्ट किया है उसको, तो बाद में उसकी रिकवरी हो। यही चीज यहां पे दिया होगा। हाँ है ना? पक्का? देख ले एक बार, टेबल दिया है। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, डेप्रिसिएशन इज चार्ज। देखो टोटल सेल 30, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25। डेप्रिसिएशन पहले केस में नहीं है, दूसरे में 1.5 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5, 3.5। टैक्स 1.5, 1.5। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.5, 2.45। एड बैक डेप्रिसिएशन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। पहले केस में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज किया होगा? क्योंकि मेरे बाप की मशीनरी नहीं रहेंगी, रेंटेड भी रह सकती है। हाँ है ना? दूसरे केस में मेरी मशीनरी है, सो मैं 1.5 ऐड कर रहा हूं। सो मेरा कैश फ्लो कितना? 395। समझा क्या? यही मैं समझाया। अगर बुक की लैंग्वेज में जाओगे तो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, मेरी लैंग्वेज में जाओ ज्यादा आसान लगेगा, मेरी गारंटी, टेंशन मत लो। कॉस्टिंग एफएम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने अगर कॉन्फिडेंटली कॉस्टिंग का 90 का पेपर लिखा तो मैं 85 ला के दूंगा, 100 का लिखा तो 95 के ऊपर। वैसे ही एफएम है, तुम अगर 50 का लिखोगे तो मेरी गारंटी किसी भी हालत में एक्यूरेसी 90% के नीचे नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी 45 प्लस इन एफएम ओनली। फिर एसएम में तुम्हारे है 6 टॉपिक, 5 किसके मारो, 10-10 मार्क का एक टॉपिक, 7-7 मार्क हर एक टॉपिक ने देने चाहिए। 35 वहां पे, 45 यहाँ पे, 80 लेके आओ, खत्म। खत्म। बचा ऑडिट, 2 ही है ना तुमको। 11 टॉपिक्स, कितने? 11 या 12 जो भी रहेंगे, 11।
100 मार्क के लिए 11, हर एक टॉपिक 10 मार्क का पकड़ के चलो, फर्स्ट टू एंड रट के मारो। आसान चीज है ऑडिट। ऑडिट इज अ प्योर सेल्फ स्टडी पैटर्न एक्चुअली। सिर्फ क्रक्स नाम की चीज जहां पे वो तुमको देना जरूरी है, जो मैं बाद में दे दूंगा। इनिशियली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इट्स अ कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। देख, मैं अगर एक फंड एक चीज में डाल रहा हूं तो मैं दूसरी चीज कर पाऊंगा क्या? उससे मेरे को कुछ ना कुछ मिलने वाला था कि नहीं मिलने वाला था? तो उससे जो मिलने वाला था वो मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। क्यों? ये चीज के लिए। हाँ है ना? एक से शादी करने के लिए तूने दूसरी छोड़ दी, सीधी बात है कि नहीं है? सो यू लॉस्ट ऑन अपॉर्चुनिटी। वैसे ही एक जॉब ज्वाइन करने के लिए तूने दूसरा जॉब छोड़ दिया। वो जॉब अगर 6 लाख रुपए दे रहा था सालाना, तो ये जॉब ने 10 लाख देना चाहिए, ताकि इंक्रीमेंटल तेरे को 4 लाख छूट रहे। हाँ या ना? तूने 15 लाख का जॉब छोड़ के धंधा चालू किया, तो 15 लाख तेरे जॉब के क्या हो गए? अभी सैक्रिफाइस हो गए। तो तेरे धंधे ने 25 देना चाहिए ना। तेरा धंधा अगर 12 लाख प्रॉफिट दे रहा तो कैसे परवड़ेगा? साले वहां पे तू वही टाइम में 15 लाख कमा रहा था, इधर 12 ही कमा रहा है। तो बुक प्रॉफिट इज देयर, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज देयर, बट देर इज नो इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये अपन ने कब सीखे थे? फाउंडेशन में। यही कंसेप्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस और नो? पढ़ो पढ़ो, मतलब घर पे जाके पढ़ो, वही दिया है। ओके, सिर्फ लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। क्यों? वो अपॉर्चुनिटी लॉस की कॉस्ट को रिकवर करना है ना अपने को। तुमको क्या लगता है? कंपैरिजन तो चाहिए ना, नहीं तो तू भागेगा क्या? पिछवाड़े को पैर लगा के तू तभी भाग पाएगा अगर तेरे को रियलिस्टिक लेवल पे कंपैरिजन दिख रहा है। अगर रियलिस्टिक लेवल पे कंपैरिजन नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तू कंसिडर नहीं कर रहा है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हो सकता है ना यार, बट अकाउंटिंग प्रॉफिट शुड बी टू दैट लेवल which is more than the opportunity cost. समझा क्या? ग्रेट। संक कॉस्ट क्या है? बुढ़ित खाती। बुढ़ित खाती, तेरा नैया डूब चुकी है, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। जैसे समंदर में डूब जाता, निकलता क्या बाहर कुछ, वैसे ही संक कॉस्ट है। दैट हैज बीन इनकर्ड, और उसको भूल जाओ, खत्म हो गई हो। हाँ, खत्म हो गए हो। हाँ या ना? सो दैट इज कॉल्ड एज sunk cost. Sunk cost is an outlay of cash that already been incurred in the past and cannot be reversed in the present. Therefore, these costs do not have any impact on the decision making. Hence, should be excluded from capital budgeting analysis. तो कितना भी उखाड़ ले, उसकी रिकवरी नहीं होने वाली, तो उसको क्यों कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ले रहा है? अगर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, तो उसके बारे में रोके कोई फायदा है क्या? डोंट कंसिडर दैट कॉस्ट। ऐसे भी बुड़ चुकी है, वैसे भी लुट चुकी है, तो क्यों? डोंट थिंक अबाउट दैट कॉस्ट। समझा? ये ध्यान में रखो, पक्का? वर्किंग कैपिटल, ये तो तुमको लेना पड़ेगा ना। वर्किंग कैपिटल की जो भी कॉस्ट है, ये तुमको लेना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? यहाँ पे देखो, every big project requires working capital because for every business investment in working capital is must.
अरे तेरे को केक शॉप चालू करने का है तो कम से कम 2.5-3 लाख का तो माल रखना पड़ेगा ना, और वो हमेशा स्टेबल रहेगा। क्यों? कुछ खत्म होगा बाद में आएगा, खत्म होगा बाद में आएगा, खत्म होगा बाद में, रोटेशन चालू रहेगा। लेकिन कम से कम 2.5-3 लाख का माल तो कॉन्स्टेंटली दुकान में भरा रहेगा कि नहीं रहेगा? So it could be treated as fixed working capital। हाँ या ना? सो वर्किंग कैपिटल ही है ना। हाँ, बड़े फिक्स है। हाँ, किसी भी हालत में भाई उतना तो गुतेगा। हाँ या ना? टेंशन मत लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा बात। क्या ये therefore while evaluating the projects initial working capital requirement should be treated as cash outflow and at the end of the project it releases should be treated as cash inflow। समझा क्या अभी जो बोला? जब धंधा बंद होगा या तू दूसरे यहां पे जाएगा तब वो ब्लॉक कैपिटल रिलीज होगा, इसीलिए उसको पहले आउटफ्लो और आफ्टर 7 साल 5 साल 10 साल इनफ्लो। समझ रहे हो? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देने के बाद इंस्टेंट समझता, नहीं तो ये कैश फ्लो में लेने के लिए तुम रट्टा मारते। वर्किंग कैपिटल है, इसको अपने को लेने का है इनफ्लो में, उसके बाद आखिर में इसको आउटफ्लो में लेने का है, या इनिशियली आउटफ्लो और बाद में इनफ्लो में लेने, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ जेन्युइन कॉमन सेंस। संक कॉस्ट क्या करोगे लेके? वो आउटफ्लो हो चुका है, लेना तो पड़ेगा आउटफ्लो में इनिशियल में, कंसल्टेंसी फीस दिया है, वापस आएगी बे, खर्चा तो हुआ है, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा उस वक्त? हाँ या ना? पक्का। और कंसल्टेंसी फीस प्रोजेक्ट के पहले की होंगी तो क्यों लेने का? और कौन सा धंधा करूं इसके लिए मैंने कंसल्टेंट अपॉइंट किया और उसको कंसल्टेंसी फी दी, उसने 4 धंधे छोड़ मेरे को बताए, मैंने खर्चा किया ना, खत्म हो गया, उसका मतबल बनता है क्या? पक्का। आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that no depreciation is provided on working capital, though it might be possible that at the time of its release its value might have been reduced। छोड़ दो ना, वो उसके टाइम पे देखेंगे, डेप्रिसिएशन तो लगने नहीं वाला, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल नहीं है, बट दैट पार्ट विल बी ट्रीटेड एज फिक्स वर्किंग कैपिटल। नहीं, वो सेम रहेगा ना, 3 साल का तेरा भांडवल गुतने वाला, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। हाँ, बट दैट विल बी आउटफ्लो और दैट विल बी इनफ्लो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। इनिशियल में माल तो भरना पड़ेगा ना पगले मेरे को, जैसे फर्नीचर होगा डीप फ्रीज रहेंगे, मेरे को माल डालना पड़ेगा ना, और वो माल हमेशा वैसे ही रहेगा। तू बोलेगा क्यों? बेचा जाएगा दूसरा आएगा, बेचा जाएगा दूसरा आएगा, बट वो 3 लाख विल बी ब्लॉक सालों साल, जिंदगी भर। अभी तू बोलेगा मैं डीप फ्रीज पे डेप्रिसिएशन लेता, इसके ऊपर नहीं ले सकता क्योंकि रोटेशन वाला असेट है, बट ब्लॉक है, इसलिए पहले आउटफ्लो में लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ब्लॉक अमाउंट उतनी रहेगी। माल तो भरा हुआ चाहिए ना, तूने कपड़े का दुकान डाला, 15 लाख का माल भरा, सब 15 लाख का बेचने के बाद तू नया खरीदेगा। 5 लाख का बेचा तो तू इमीडिएटली 5 लाख का भरेगा, 2 लाख का बेचा तो 2 लाख का भरेगा। क्यों? तेरे को स्टॉक तो मेंटेन करना है ना। जो आगे हट जाओ क्या? एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं वो लाइन नहीं पढ़ा, इन सच ए केस, आगे की लाइन पढ़ता हूं मैं। फर्दर देयर मे बी also possibility that additional working capital may be required during the life of the project। मतलब तेरा धंधा बढ़ गया, in this case additional working capital required is treated as cash outflow
at that period of time. Similarly, अगर तेरा वर्किंग कैपिटल कम हो गया, reduction in the working capital shall be treated as cash inflow. It may be noted that if nothing has been specifically mentioned for the release of working capital, it is assumed that full amount has been realized at the end of the project. However, adjustment on account of increase or decrease in the working capital needs to be incorporated. ये चीज बच्चों को नहीं समझता, जो तुमको समझ गई क्योंकि तुम दुकान पे बैठते हो, तुमको धंधा मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है. इन बिटवीन तूने 3 साल बाद 4 प्रोडक्ट बढ़ा दिए, स्टॉक और बढ़ेगा, उसको आउटफ्लो बोलेंगे, हाँ या ना. उसको पीवी लगेगा कौन सा, 4 साल बाद वाला. एलोकेटेड ओवरहेड पढ़ो. और बहुत ज्यादा दिया रे इन्होंने, बाप रे. बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो, लॉक ऑफ asset and depreciation, case 1, case 2, then exclusion of finance cost principle. Wow, great. Post tax principle. Wow, 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 wow. Great, great. Huh? फिर illustration 1, फिर section 2, capital budgeting technique. Wow, 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 wow. I like it. पसंद आया मेरे को, बहुत ज्यादा डिटेल दिया यार. थ्योरी तो वैसे तुम पढ़ते नहीं हो. वैसे इसकी हर एक चीज प्रॉब्लम में ज्यादा बेटर एक्सप्लेन होती है, बट फिर भी एक बार और लुक डाल लेते हैं, ठीक है ना. एलोकेटेड ओवरहेड मतलब, अरे ओवरहेड चार्जेस अपन रैशनल बेसिस पे एलोकेट करेंगे, दैट विल बी आउटफ्लो, क्योंकि ओवरहेड पे आया ना, नॉन कैश रहेंगे तो, कैश रहेंगे तो ही आएंगे. इतना ही चीज है. यस और नो. सो देख, अपनी आज धंधा दूसरा भी चालू है और अपन ने नया चालू किया है, तो ओवरहेड तो सबके आएंगे, सबके साथ सबका विकास. यस और नो. तो इसका शेयर इसको देना पड़ेगा ना, वही चीज बोला इसमें. कॉमन सेंस है ना. अगर ये इसके लिए मेरा मैनेजर 20% टाइम डिवोट कर रहा है, तो उसकी सैलरी का 20% हिस्सा इसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. But as discussed in the subject cost management accounting, allocated overhead are charged on the basis of some rational basis such as machine or labor or direct material consumption. Since expenditure already incurred are allocated to new proposal, they should not be considered as cash flow. However, if it is expected that the overhead cost shall increase due to the acceptance of any proposal, then the incremental overhead shall be treated as cash outflow. जो भी इंक्रीमेंटल होगा उसकी वजह से वो तो उसके लिए जाएगा ना. Additional capital investment. It is not necessary that the capital investment shall be required in the beginning of the project. बाद में भी लग सकती है, 2 साल बाद लगी, 4 साल बाद लगी. So it can also be required during the continuance of the project. In such a case, it shall be treated as cash outflow at that period of time. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट आने वाला है मेरे को 4 साल में पड़ा, तो उसको मेरे को आउटफ्लो करके कंसिडर करना पड़ेगा ना. ये प्रोजेक्ट के वास्ते होने वाला है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन हर 3 साल बाद उसका पार्ट खराब होने वाला है जो मेरे को रिप्लेस करना है. बिना रिप्लेस किए इनफ्लो होगा तो वो आउटफ्लो पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा. कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लो. It is helpful to place a project cash flow into 3 categories. पहला इनिशियल आउटफ्लो जो मैंने बता दिया, अरे आया ना,
दूसरा मतलब फ्रेश प्रपोजल दिया है, उसके बाद रिप्लेसमेंट डिसीजन दिया है, अरे वही है सबके सब। उसके बाद इंटीरियम कैश फ्लो मतलब बीच बीच में वाला। उसके बाद क्या बेटा, इसमें भी न्यू प्रोजेक्ट, और क्या बेटा, रिप्लेसमेंट वाला। रिप्लेसमेंट में तेरे को जो एसेट बेचेगा उसका इनफ्लो भी आएगा। ये हर एक चीज कॉमन सेंस वाली है, पढ़ लोगे ना। उसके बाद लास्ट क्या बेटा, टर्मिनल कैश, टर्मिनल ईयर नेट कैश फ्लो। रेसिडुअल वैल्यू आ रही है, बाकी की चीजें आ रही है, वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है, तो ये सब आखिर में देखेंगे। फिर समझा के नहीं, पढ़ लो एक बार और लुक डालो। इनिशियल में क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, इंस्टॉलेशन, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। आगे क्या, आगे क्या, रिप्लेसमेंट में देख, न्यू एसेट, इंस्टॉलेशन, इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्यों, एनहांसमेंट, रिप्लेसमेंट है। लेस क्या करेगा डार्लिंग, देख, नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट। एडलेस क्या बेटा, टैक्स एक्सपेंसेस, अगर कुछ सेविंग या लॉस होगा। इंटीरियम में कुछ नहीं, पैट है तेरा, न्यू प्रोजेक्ट रहा तो ऐड करेगा तू नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐड और लेस करेगा इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कोई दिक्कत, ये इंटीरियम है। उसके बाद क्या बेटा, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में ऐड, लेस, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेगा, अगर डिक्रीज हो गए होंगे तो वो ऐड करेगा। ये तो तुमको समझता ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं ना। नेट चेंजेस इन इनकम बिफोर टैक्सेस, इंक्रीज डिक्रीज इन टैक्स, पढ़ सकते हो ना अभी। टर्मिनल में क्या आएगा बेटा, फाइनल सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, लेस इंटीरियम कैश फ्लो, सॉरी ऐड, देन ऐड लेस टैक्स सेविंग, ऑल टैक्स एक्सपेंसेस लेस, ऐड रिलीज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, बोला था ना मैंने, खत्म। ओके। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो, ब्लॉक ऑफ असेट एंड डेप्रिसिएशन मैंने अच्छे से समझाया था, फिर भी अपन सीधा एग्जांपल पढ़ेंगे, पढ़ो। एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे, उसके बाद केस 1 और केस 2, ये चीजें देखेंगे। फिर एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट प्रिंसिपल नाम की एक चीज है, ये अपन पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव, फिर पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, फिर फर्स्ट इलस्ट्रेशन, यहां तक आज सीखेंगे। फिर आगे क्या है बेटा, सेक्शन 2, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, जो अपन ने सीखे थे ना, येड़े, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, ARR, IRR, MIRR, ये सुनो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सब देखेंगे। यस। फिर हर एक टेक्निक समझेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद मस्त क्वालिटी प्रॉब्लम जब आएंगे तब अपने को टफ सेक्शन है, तब तक यही टाइम पास है। और टेक्निक बहुत आसान है, सिर्फ तुम रट्टा मारते यहाँ पे झक मारी होती है, नहीं तो दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक यू आर हैविंग। भाई एक बार कैश फ्लो समझ गया, इनिशियल, इंटीरियम और टर्मिनल जो अपन ने समझा, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम, सारी एडजस्टमेंट समझ गए, तो बचता क्या बे, टेक्निक्स। तो टेक्निक को, ये जो इनपुट्स है, आउटफ्लो निकालना पड़ेगा, इनफ्लो निकालना पड़ेगा, कोई भी टेक्निक रहने दो, कोई भी, क्यों, हर एक टेक्निक में वही चीज है, इनपुट तो वही है ना। तो अगर एक बार इनपुट निकल गया, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो का, तो बचता क्या, टेक्निक समझना। टेक्निक समझने के बाद यही जो इनपुट है उसको 19 20 नीचे ऊपर जो भी दिया है टेक्निक के हिसाब से खेलो, आंसर निकालो, डिसीजन लो।
कि ये टेक्निक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना लाजमी है कि नहीं है, ये टेक्निक के हिसाब से हो सकता है, ये टेक्निक के हिसाब से नहीं हो सकता है, खत्म। तो दिस इज वेरी इजी। साइज पे मत जाओ, कंसेप्ट में दम नहीं है। इससे टफ तुमको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज लगेगा एंड में। एक्चुअली अभी नहीं लग रहा तुमको क्योंकि तुमने अच्छे से किया, लेकिन इनिशियल में तुमको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जितना टफ लगा था उससे कम टफ लगेगा। मेरी गारंटी, टेंशन मत लो, पक्का पढ़ो, अभी खत्म करो इसको जल्दी जल्दी, अपने पास टाइम कम है। कहां तक थे अपन? केस 1 केस 2, सही बात है ना। चलो एग्जाम्पल 2 पढ़ू क्या? सपोज ए लिमिटेड acquired a new machinery for 1 lakh, depreciable at 20% as per written down method, value method. The machine has an expected life of 5 years. सैल्वेज वैल्यू 10,000, मतलब 90,000 का डिप्रिसिएशन है तुम्हारा, बट डब्ल्यूडीवी से तुम 20% से निकाल रहे हो। ये सुनो, द ट्रीटमेंट, क्योंकि पहले लाइन में डब्ल्यूडीवी दिया है सालों, नहीं तो तुम 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करके मोकली हो जाते। द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इन द 5th ईयर इन 2 cases shall be as follows. Depreciation for initial 4 years shall be common and WDV at the beginning of the 5th year shall be computed as follows. सिंपल लॉजिक है, 1 लाख माइनस 20,000 80 माइनस 16 64 माइनस 12 800 51 200 माइनस 20% 10 2 44। सो WDV क्या है? 40,960। अभी केस 1 दिया है, there is no other asset in the block when there is only one asset in the block and the block shall cease to exist at the end of 5th year, then no depreciation shall be charged for 5th year and tax benefit or loss on short term capital loss or gain shall be calculated as follow. क्या करोगे? अरे लॉस ऑन सेल, देख सेल वैल्यू ऑफ मशीन 10,000 है, तू बोलेगा क्यों? दिया है ना रेसिडुअल वैल्यू। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30,960, उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट कितना आएगा? 30% से, हाँ या ना? तो बोलेगा सर ये क्यों आएगा? अरे यार दूसरे से जाएगा ना, दूसरा जो टैक्स इनकम है उससे इसका क्या मिलेगा? सेट ऑफ। समझा? सेकंड, मोर देन वन असेट exists in the block, depreciation shall be charged in the terminal year in which the asset is sold. ठीक है, डाल दो। दूसरा एसेट जिंदा है तो ये एसेट खत्म होने के बाद क्या होगा? 10,000 तो इस एसेट का रेसिडुअल निकल जाएगा, जो बचा है उसके ऊपर 20% से डेप्रिसिएशन लगेगा, खत्म। आया ना? देखो ना डब्ल्यूडी जिंदा है ना उसकी। क्यों? एक एसेट नहीं है, 2 3 एसेट है, एक बेच के 10,000 मिल गए, ब्लॉक दिया है। इनकम टैक्स में देखा था ना अपन ने, ब्लॉक ऑफ एसेट, खत्म, वही चीज है। समझा? नाउ सपोज if in the above 2 cases sale value of the machine is 50,000, there is no depreciation shall be provided in case 2 also. क्यों? WDV से ज्यादा तो अपना सेल वैल्यू है, तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो डिप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा? आया ना? सो तेरे को दोनों केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 9,040 और उसके ऊपर टैक्स आउटफ्लो होगा 30% से। समझा क्या? 2712। समझा? खत्म। इसको किस तरीके से यूज करना है while determining the cash flow ऑफ प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा, डोंट वरी। यस, उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ो।
when cash flow relating to long term funds are being defined, financing cost of long term fund, interest on long term debt and equity dividend should be excluded from the analysis. The interest and dividend payment are reflected in the weighted average cost of capital. Definitely वहां पे आएंगे. Hence, if the interest on long term debt and dividend on equity capital are deducted in defining the cash flow, the cost of long term fund will be counted twice. इधर से भी जाएगा उधर से भी जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आने ही वाला हो. नहीं समझा? नीचे पढ़ समझेगा. The exclusion of financing cost principle means that the interest on long-term debts is ignored while computing profit and taxes. Second, the expected dividend are deemed irrelevant in cash flow analysis. नीचे दिया है क्यों? While dividend pose no difficulty as they come only after profit after tax, interest need to be handled properly. Since interest is usually deducted in the process of arriving at profit after tax, the amount of interest should be taken 1 minus tax rate, should be added back to the figure of profit after tax shown as below. देखो, profit before tax into 1 minus tax, profit before tax plus interest into 1 minus tax rate. प्रॉफिट बिफोर टैक्स एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं, अच्छे से समझेगा. ठीक है, आओ नीचे. Here 1 2 3 4 profit before tax, interest and tax is 10,000, 20, 40, 50. If the interest payable is 5,000 and tax rate is 30%, क्या करोगे? पहले 5,000 लेस करोगे, उसके बाद टैक्स निकालोगे. वो लेस करने के बाद, अरे आराम खोर, वो लेस करने के बाद इंटरेस्ट एड बैक करोगे. कैसे? हाँ, 5,000 को 30% लेस करके 3,500 ऐड करो, क्योंकि टैक्स बेनिफिट लिया ना तुमने. तो बोलोगे क्यों? अरे फाइनेंसिंग कॉस्ट अपन ने केओ में कंसिडर किया ना, इसकी वजह से. समझा? हर जगह पे कितना ऐड हुआ? 3.5 3.5 3.5 3.5. सो पीएटी एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल फाइनेंसिंग कॉस्ट. टैक्स अपने बाप को माइनस करना पड़ेगा, उसके बिना, सॉरी, इंटरेस्ट अपने बाप को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना टैक्स नहीं निकलेगा. और तू इंटरेस्ट एड बैक करेगा, वो भी टैक्स बेनिफिट छोड़ के 70% ही. क्यों? 30% तो उसके ऊपर टैक्स है, जिसका बेनिफिट तूने ऑलरेडी ले लिया है while reducing the tax. समझा क्या? खत्म. वही चीज दिया था. अल्टरनेटिवली तू क्या कर सकता है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 30% टैक्स लेस करेगा, और वो आएगा पीएटी एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट. हाँ, दो चीजें है ना. सीधा ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करेगा, या ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करके जो आएगा उसमें से टैक्स माइनस करेगा, उसमें ऐड बैक करेगा क्या? इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स. अरे लेकिन तेरे को जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो तेरे को यूटिलाइज करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन के हिसाब से. तू बोलेगा मैं यही मोड पकड़ के चलूंगा, कैसे चलेगा? अगर तेरे को दिया ही इस तरीके से, तो इस तरीके से जाना पड़ेगा. इसलिए तेरे को दोनों चीजें पता होनी. पहला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सीधा टैक्स लेस कर, खत्म हो गया. इंटरेस्ट लेस कर, टैक्स लेस कर, वापस इंटरेस्ट ऐड कर टैक्स लेस करने के बाद. दोनों तरीके से कैश फ्लो एक ही आने वाला है. हाँ या ना? क्योंकि अपने को फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या करनी है? इग्नोर करने की है. पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल पढ़ो. Tax payment, like other payment, must be properly deducted in deriving the cash flow. That is, cash flow must be defined
इन पोस्ट टैक्स टर्म, वही देखा ना अपन ने. इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड यूजिंग प्री टैक्स कैश फ्लो and using pre-tax discounting rate. The discounting rate and cash flow both must be post-tax only. Post-tax मतलब कुछ नहीं. ये देख तुम्हारा सेल्स माइनस वीसी, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट में क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. डेप्रिसिएशन लेस करो, ईबीटी आ गया. उसमें से टैक्स लेस करो, ईएटी आ गया. उसमें क्या ऐड बैक करो? डेप्रिसिएशन. फिर आ गया कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर एडिंग डेप्रिसिएशन. और उसको तुम क्या लो? कैश फ्लो करके लो. यही तो मैंने पहले ही सेंटेंस में बताया था. डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो तुम लो ही नहीं रहो. इंटरेस्ट अगर नहीं लेस किया तो टैक्स सीधा लेस किया तो चलता है, ऊपर दिया है वो मेथड. बट डेप्रिसिएशन अपने को लेस करना ही पड़ेगा. नहीं, नॉन कैश आइटम है ना साले, टैक्स बेनिफिट तो वैसे ही चले गया. इंटरेस्ट पे मैं टैक्स बेनिफिट दे रहा हूं लेकिन वो कैश आउटफ्लो भी हो रहा है ना, तो सिर्फ उसका टैक्स बेनिफिट का हिसाब है. इंटरेस्ट तो मैं ले ही नहीं सकता 70% का, जो भी टैक्स रेट रहेगा उसको छोड़ के, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट नहीं लेना है ना और उसका टैक्स बेनिफिट लेना है ना. वही चीज कर रहा हूं. 30% छोड़ के 70% एड बैक कर रहा हूं, या 100% एड बैक करके 30% लेस कर रहा हूं. तो बहुत सिंपल चीज है. 100 रुपए इंटरेस्ट के ऐड करने के और 30 रुपए का टैक्स लेस करने का, या फिर 30 रुपए का टैक्स लेस करके 70 ऐड बैक करने के. एक ही होने वाला है ना, ऐसा खाओ या ऐसा खाओ. तो इसने सीधा खाया है. इलस्ट्रेशन 1 प्लीज रीड. APC Limited will in purchase of new machinery with a depreciable base of 1 lakh expected in 4 साल. Change in earning before tax and depreciation 45,000 in year 1, 30,000 in year 2, 25,000 in year 3, 35,000 in year 4. कोई दिक्कत? This is before tax and depreciation. So इसमें से depreciation लेस करना पड़ेगा. depreciation कितना है? 25,000. लो 45, 30, 25, 35. डेप्रिसिएशन लेस करो 25. फीस 5,000, 0, 10,000. टैक्स लेस करो, कितना दिया टैक्स रेट? 20%. 4, 1, 2. अर्निंग आफ्टर टैक्स 16, 4, 8. फाइनेंस कॉस्ट दिया नहीं, डेप्रिसिएशन ऐड करो 25, 25, 25, 25. नेट कैश फ्लो 41, 29, 25, 33. खत्म हो गया. घर पे पढ़ के आने का. अगले लेक्चर में क्या लूंगा? सेक्शन 2 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. कोई दिक्कत डार्लिंग? कोई दिक्कत? कैपिटल बजटिंग टेक्निक में अपने को जो भी सीखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अपन सबके सब सीखेंगे. कैपिटल बजटिंग में दिया है ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग, मतलब यहाँ पे पीवी फैक्टर और डिस्काउंटिंग फैक्टर एप्लीकेबल नहीं होगा. पेबैक में दोनों एक साथ क्यों नहीं दिए? एक है विदाउट डिस्काउंटिंग और दूसरा है डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5 टेक्निक्स. 2 में डिस्काउंटिंग रेट नहीं है, 3 में, बाकी के 5 में डिस्काउंटिंग रेट है. वो हिसाब से सेग्रीगेट किया है. तो पहले 2 में सिर्फ कैश फ्लो निकालना है, बाकी के 5 में कैश फ्लो भी निकालना है और उसका डिस्काउंटिंग भी करना है. कोई दिक्कत? और डिस्काउंटिंग के तुमने बहुत सारे सॉल्व कर दिए. सो पहले 2 टेक्निक्स तो पांचट रहेंगे. अरे आया ना. क्यों? क्योंकि उसमें डिस्काउंटिंग नहीं है. तो नॉर्मल तुम जो कैश फ्लो निकालोगे इसके का इस्तेमाल होगा. हाँ,
किसमें, पे बैक में और एआरआर में। पे बैक में सिर्फ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने का है, बस पहले साल इतना था, दूसरा मिला के इतना हो गया, फिर तीसरा मिला के इतना हो गया, फिर चौथा मिला के इतना, फिर पांचवा, अरे चौथे से पांचवे के बीच में खत्म हो रहा मेरा सब इन्वेस्टमेंट निकल रहा। तो 4 साल 6 महीना, 4 साल 7 महीना, 4 साल 8 महीना। एआरआर में क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये कैश फ्लो है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दूसरा क्या रहेगा, नेट कितना बचता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सालाना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत आराम से, चिल्लर है। सो पहले 2 टेक्निक्स तो हो जाएंगे, उसके बाद वही कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो निकालना। अगर कैश फ्लो निकालते टाइम झकमारी की तो बात का सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। तो शुरुआत से सही करना है आखिर तक। जितना ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ोगे उतना परफेक्ट सॉल्व करोगे। ओके, सो ये पढ़ के आओ, अगले लेक्चर में सारे टेक्निक सिखा दूंगा। कोई दिक्कत? पक्का? पहले 2 तो खत्म करेंगे। चलो बाय, सी यू, थैंक यू।